लार्जेस्ट सिंगल स्टेट बनकर सामने आया। औरंगजेब के रूल में जो मुगल एम्पायर था वो सबसे बड़ा सिंगल स्टेट बना। तो औरंगजेब के रूल में मुगल एम्पायर औरंगजेब के रूल में मुगल एम्पायर नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कर्नाटक तक फैला। नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कर्नाटक तक फैला और वेस्ट में हिंद कुश से ईस्ट में वेस्ट में हिंद कुश से ईस्ट में चिट्टागोना मुगल एम्पायर नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कर्नाटक तक और वेस्ट में हिंद कुश से ईस्ट में चिट्टागोना तक फैला। तो ये पूरा जो था एक सिंगल स्टेट की तरह बन गया था, एक सिंगल स्टेट की तरह बन गया था। और मुगल एम्पायर ने औरंगजेब ने 50 इयर्स तक रूल किया। औरंगजेब ने 50 इयर्स तक रूल किया। उसके बाद फरवरी 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की डेथ हो गई। और अपने इस रूल में औरंगजेब का क्या एम्बिशन था? अपने रूल में औरंगजेब का एम्बिशन था कि पूरे इंडिया को एक कॉन्टिनेंट की तरह, पूरे इंडिया को एक सिंगल कॉन्टिनेंट की तरह वो अपने रूल में लेकर आए। पूरे इंडिया जो कॉन्टिनेंट है, इंडिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट है, उस पूरे कॉन्टिनेंट को वो अपने रूल में लेकर आए। पूरे कॉन्टिनेंट पे उसका रूल हो और इस रूल के अंदर उसने जो लास्ट दो स्टेट्स थी कौन कौन सी? एक थी गोलकोंडा और बीजापुर और गोलकोंडा की जो स्टेट्स थी बीजापुर और गोलकोंडा,
के उनमें भी औरंगजेब ने कंटिन्यूअस कांस्टेंट वहां पर अपना इंटरफेरेंस करा, बार बार वहां पर इंटरफेयर करा, मगर इन सबका कोई भी ज्यादा रिजल्ट इसे नहीं मिला। जो राजपूत स्टेट्स थी मेवाड़ और मालवा, वहां पर उसने कांस्टेंट मतलब बार बार वहां पर अपना इंटरफेरेंस करा, मगर उसका उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। बल्कि क्या हुआ कि जो लोग थे, जो आर्मी थी और जो मनी थी, दोनों का बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहा। दोनों ही चीजों का, जो आर्मी थी, आर्मी के जो मैन थे वो भी मारे गए इसमें, और मनी का भी बहुत लॉस हुआ, मगर इसका कोई भी रिजल्ट जो है वो औरंगजेब को नहीं मिला। देन डेक्कन पॉलिसी, इसके बाद आता है डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब के डेक्कन पॉलिसी में क्या था ये हम देखेंगे अब। डेक्कन पॉलिसी के अंदर औरंगजेब स्पेंट 25 years of his life and region in the Deccan। औरंगजेब ने अपनी लाइफ के 26 years जो थे वो डेक्कन में गुजारे, which he could neither control nor ignore, जो ना ही वो कंट्रोल कर पाया और ना ही इस चीज को वो इग्नोर कर पाया। This brought him into direct confrontation with the rising power of Marathas। तो अपने इस रूल के अंदर वो अपने इस रूल के अंदर क्या हुआ, जो औरंगजेब था उसने अपने लाइफ के 26 ईयर जो थे वो डेक्कन में गुजारे, और वहां पर वो मराठास की पावर को ना ही कंट्रोल कर पाया और ना ही उसे इग्नोर कर पाया। First under शेजी and later under सन शिवाजी। पहले मराठा जो थे वो शेजी के अंदर थे और बाद में शिवाजी के अंदर, मगर दोनों के ही अंडर वो मराठास पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया था। मराठास ग्रो इन नंबर एंड स्ट्रेंथ। तो मराठा जो थे वो कंटिन्यूअसली नंबर से भी बढ़ रहे थे और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब repeatedly tried to put an end to them, but in vain। औरंगजेब ने बार-बार कोशिश करी कि वो उन्हें खत्म कर दे। औरंगजेब ने बार-बार उन्हें खत्म करने की कोशिश करी, मगर वो उन्हें खत्म नहीं कर पाया। Aurangzeb's religious policy involved a series of measures which were anti-Hindu in nature। तो औरंगजेब की कुछ
कमांडिंग पोजीशंस भी दी थी इन द गवर्नमेंट। हिज चीफ आर्किटेक्चर अचीवमेंट इन दी बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, और उसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा, उसके रूल में उसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा वो थी बादशाही मॉस्क्यू, बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद जो थी वो बादशाही मस्जिद थी। उस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद, उस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद जो थी वो बादशाही मस्जिद थी, जो उसने लाहौर में बनवाई थी। नाउ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें क्या था? इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर के अंडर। सेंट्रल एशिया का ट्रेडिशन और इंडिया का ट्रेडिशन जो था उसमें मिक्स था, और यहाँ पर जो रूल था वो मोनार्ची था। मोनार्ची मतलब कि किसी भी किंग या क्वीन के अंडर जो रूल रहता है, किसी भी किंग या क्वीन के अंडर जो रूल रहता है वो रूल कहलाता है मोनार्ची। इस टाइम मुगल एम्पायर में जो रूल था वो मोनार्ची था। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल एम्पायर में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले तो वजीर, दी फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे पहला होता था वजीर, जो होता था फाइनेंस मिनिस्टर। दी फेमस वजीर ऑफ अकबर वॉज तोदरमल, और अकबर का एक जो वजीर था जो बहुत ज्यादा फेमस है उसका नाम था तोदरमल। वजीर के अलावा और कौन कौन सी पोजीशंस होती थी? दी सदर उस सदर, सदर उस सदर he had three important functions। जो सदर उस सदर होता था उसके 3 important functions होते थे। सबसे पहला जो चीफ एडवाइजर होता था, चीफ एडवाइजर जो रिलीजियस मैटर्स में जो चीफ एडवाइजर होता था वो होता था सदर उस सदर। उसके अलावा मिनिस्टर फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशंस मेड बाय द किंग, किंग जितने भी डोनेशंस करता था मिनिस्टर्स को उनके काम देना, मिनिस्टर्स को उनके काम देना, और जो किंग के डोनेशंस होते थे, किंग के जो डोनेशंस होते थे वो भी वही करता था। किंग की तरफ से जो भी डोनेट करना होता था वो सारे काम उसी के होते थे। द चीफ जज, और जो बादशाह होता था, जो एम्पायर होता था उसके अंडर जो चीफ जज होता था, मतलब वो बादशाह का जो भी ऑर्डर होगा उसका चीफ जज जो है वो कौन रहता था? सदर उस सदर। उसके बाद मीर बख्शी, एक पोजीशन होती थी मीर बख्शी। ये क्या आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क
गवर्नर हेड होता था। हर एक सूबे का एक गवर्नर हेड होता था जो कहलाता था सूबेदार। दी सूबास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू, फिर ये सूबास जो थे ये दोबारा डिवाइड होते थे सरकार्स में। ये सूबास जो होते थे वो फिर से डिवाइड होते थे सरकार्स में, और इन सरकार्स के अंदर कुछ विलेजेस आती थी। इन सरकार्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ विलेजेस आती थी। द चीफ ऑफिसर ऑफ दी सरकार वाज दी फौजदार, और हर एक सरकार का जो ऑफिसर होता था, हर एक सरकार का जो चीफ ऑफिसर होता था वो होता था फौजदार, जिसके अंडर क्या रहता था, जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता था हर विलेज का, हर सरकार का, वो किसके अंडर रहता था, फौजदार के अंदर। एंड दी अमलगुजार हु लुक आफ्टर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा अमलगुजार रहता था। अमलगुजार का क्या काम होता था कि जो भी लैंड रेवेन्यू है, जो भी लैंड रेवेन्यू है उसका कलेक्शन करना उसके अंडर रहता था। अब आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? दी मुगल इंट्रोड्यूस दी मनसबदारी नाम का एक सिस्टम जो था वो मुगल एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया गया, और इस सिस्टम में क्या होता था कि टर्म मनसब, एक टर्म मनसब इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। टर्म मनसब का मतलब होता था पोजीशन। मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर में इंट्रोड्यूस किया गया था, और मनसब जो टर्म थी उसका मतलब था पोजीशन। दी मनसबदार वाज द पर्सन हु हैड अ पर्टिकुलर रैंक। तो मनसबदार वो पर्सन होता था जिसकी कोई रैंक होती थी। हिज रैंक डिटरमाइंड हिज सैलरी एंड हिज मिनिस्ट्री रिस्पांसिबिलिटीज। तो उसके टाइटल के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी और उसकी रिस्पांसिबिलिटीज रहती थी। द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू जात एंड सबर, और जो रैंक्स थी वो जात और स्वर के अंदर डिवाइड रहती थी। जात पर्सनल, जात का मतलब था पर्सनल, फिक्स दी पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। तो जात के अंदर क्या होता था कि जो उस पर्सन का स्टेटस होता था, उस पर्सन का जो स्टेटस होता था वो आता था जात के अंदर। एंड द सैलरी ड्यू टू हिम, और उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी रहती थी। दी सबर रैंक इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैवलरीमेन, और सबर के अंदर क्या होता था कि जो स्वर्स का नंबर होता था, जो स्वर होते थे उनका नंबर होता था, तो उसके अकॉर्डिंग स्वर्स के अंदर क्या होता था कि कुछ स्वर्स का नंबर होता था, कुछ स्वर्स का नंबर होता था जिन स्वर को उस पर्सन को मेंटेन करके रखना पड़ता था। These were 3 categories in every mansab, और हर मनसब में 3 कैटेगरीज होती थी। सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो implied that a person had to maintain as many swords as his जात रैंक। तो उसके पास उतने ही ज्यादा स्वर्स होना चाहिए जितनी उसकी जात या रैंक है। A person who maintained half or more was in the secondary category, और जिसके पास उससे कम स्वर्स रहते थे तो उसे कौन सी कैटेगरी दी जाती थी, सेकंड। एंड those who maintained less, और जिनके पास सबसे कम स्वर्स रहते थे वो थर्ड कैटेगरी में आते थे। मनसबदार was promoted, demoted और transferred according to the wishes of the empire, और जो मनसबदार रहते थे वो जो एम्पायर होता था, जो बादशाह रहता था, उसकी विश के अकॉर्डिंग प्रमोट भी किए जाते थे, डिमोट भी किए जाते थे, और उनका ट्रांसफर भी किया जाता था। His
पोजीशन फादर की है वही पोजीशन उसके बेटे को मिलेगी आगे में। ये चीज जो थी वो हेरिडिटरी नहीं रहती थी, हेरिडिटरी नहीं रहती थी। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो पोजीशन फादर के पास है बेटे को उससे हायर पोजीशन या उससे लोअर पोजीशन मिले। When a Mansabdar died, his Jagir was taken away and given to someone else. तो जो भी मनसबदार मरता था उसकी पोजीशन किसी और को दे दी जाती थी, उसकी पोजीशन किसी और को दे दी जाती थी। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे बोला अपन ने बोला कि जो मनसबदार है ये क्या हो रहा था, हेरिडिटरी नहीं होता था, है ना, हेरिडिटरी नहीं होता था। इसका मतलब कि अगर जो मनसबदार मरा तो उसकी जगह, उसकी जागीर और उसकी जगह किसी और को दी जा सकती है, उसकी जगह उसका बेटा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी जगह पर उसका बेटा ही आएगा, वो पोजीशन किसी और को उठा के दे दी जाती थी। अब रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था? The cultivated land was classified into the following four kinds. जो tax on the agriculture produce was the main source of income. मुगल एम्पायर में जो सबसे मेन सोर्स था इनकम का वो क्या था? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में जो टैक्स वो लेते थे मुगल एम्पायर में, वो जो एग्रीकल्चर में टैक्स लेते थे वो मुगल एम्पायर का वो मुगल एम्पायर की मेन इनकम थी। परसेंट पेड टैक्सेस थ्रू जमींदार, और ये जो टैक्सेस थे वो जमींदार के थ्रू लिए जाते थे। दे वर रूरल एलाइट्स, और ये जमींदार जो थे वो रूलर्स के अंडर रहते थे। ये जमींदार जो थे वो रूलर्स के अंडर रहते थे और ये जमींदार उस रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो जमींदार के थ्रू कलेक्ट होता था। अकबर ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू, और अकबर ने कई रिफॉर्म्स जो थी वो लैंड रेवेन्यू के अंदर लेकर आया था। his revenue minister Todarmal introduced a land revenue system that came to be known as Todarmal's बंदोबस्त। तोदरमल ने जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसे तोदरमल के नाम पे तोदरमल बंदोबस्त कहा जाता था। तोदरमल made a survey of crops, yield prices and the areas cultivated between the period of 1570 to 1580। तो तोदरमल ने अपने रेवेन्यू सिस्टम के लिए क्या करा था? तोदरमल ने सबसे पहले तो जो क्रॉप्स थी, क्रॉप्स का सर्वे करा, उनका यील्ड देखा कि कितना जो उनका यील्ड है वो कितना आता, मतलब कितनी क्रॉप लग रही है और उनकी प्राइसेस क्या हैं, उसको देखा उसने 1570 से 1580 के अंदर। और उसके बाद द कल्टिवेटेड लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर काइंड्स, और उसने कल्टिवेटेड लैंड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहला पोलाज, द लैंड विच रिमेन अंडर कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। पोलाज वो लैंड रहती थी जो हर साल सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड रहती थी। दूसरा पराती, when the land remained uncultivated, वो पराती वो लैंड रहती थी जो साल भर जहां पर कल्टीवेशन होता ही नहीं था। फिर चचल, the land which had been fallow for 2 or 3 years। फैलो वो लैंड रहती थी जहां पर कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं होता था, और चचल उस लैंड को कहा जाता था जहां पर 2-3 साल से कल्टीवेशन ना हुआ। और बंजर
If the land remained fallow longer than 2 to 3 years, अगर जो लैंड है वो 2 से 3 साल तक फैलो कंडीशन में रहे, 2 से 3 साल तक वहां पर कोई भी कल्टीवेशन ना हो तो उसे बंजर कहा जाता था। In 1580, a system called the Dahasala was introduced और 1518 के अंदर एक सिस्टम आया जिसका नाम था दहासला। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो भी एवरेज प्रोड्यूस होता था यील्ड का, तो जो भी एवरेज होता था प्रोडक्शन का और जो भी प्राइजेस रहती थी 10 साल की, जो प्राइजेस रहती थी 10 साल की और जो 10 साल का प्रोडक्शन होता था उसका एवरेज निकाला जाता था, उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाता था। द टैक्स टू बी पेड फॉर द ईयर वाज फिक्स्ड और उसके अकॉर्डिंग फिर पहले क्या किया जाता था कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है 10 साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है और जितनी भी प्राइस 10 साल की रही, जितनी भी प्राइस 10 साल की रही और जितना भी प्रोडक्शन 10 साल में हुआ उसका एवरेज निकाला जाता था और वही क्या होता था, उतना ही टैक्स पे होता था, उतना ही टैक्स पे जितना एवरेज टैक्स 10 साल का निकलता था उतना ही एवरेज उतना ही टैक्स पे किया जाता था। और हर साल का जो रेवेन्यू होता था वो कैसा रहता था, फिक्स रहता था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज, इस एवरेज के बेसिस पे हर साल का जो रेवेन्यू रहता था वो फिक्स रहता था। जनरली 1/3 ऑफ दिस फिगर वाज द शेयर ऑफ द रूलर और इसमें से जो 1/3 पार्ट होता था वो किसका होता था, रूलर का होता था। This chapter is completed. Now we will come to exercise. First, Dash was a historian who wrote Akbarnama. वो हिस्टोरियन जिसने अकबरनामा लिखा था, कौन था वो? फर्स्ट, it's A. Abul Fazl. It's A. Abul Fazl. Dash is known for his patronage of art. कौन सा रूलर अपने पैट्रोनेज ऑफ आर्ट के लिए जाना जाता था? अबुल फजल, अकबर, बाबर या नूरजहां? इट्स बी, अकबर। Dash real name was Zahiruddin. Babar's real name was Zahiruddin. Battle of Dash poses a serious threat to the Mughal Empire. Battle of Panipat. Now be fill in the blanks. In 1580 CE, a system called the Dash was introduced. Dahasala system. Second, Dash administration was a mix of Central Asia and Indian tradition. कौन सा सिस्टम था जो इंडियन ट्रेडिशन और सेंट्रल एशिया का मिक्स था? इट्स मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। Dash was a master builder. कौन है मास्टर बिल्डर? शाहजहां। Dash was succeeded by his elder son हुमायूं। किसको सक्सीड करा था हुमायूं ने? बाबर को। Dash was succeeded in conquering the province of Gujarat and Malwa. It's Humayun. Now, true or false? Humayun was murdered by his brothers. False. The Mughal Marathas conflict began during Shahjahan's rule. False. Third, Aurangzeb had good relation with the Rajputs. False. Agra was the first capital of the Mughal Empire. True. Akbar was the author of Akbarnama. False. Answer the following question in brief. Between whom was the battle of fought at Panipat in 1556 CE? Who was the winner? 1556 में
किसके बीच में जंग हुई थी और उसमें विनर कौन था? 1556 में 1556 में हेमू और सूरी डायनेस्टी के बीच में जंग हुई थी। हेमू पानीपत की मुगल फोर्स और अफगान फोर्स के बीच में जंग हुई थी पानीपत की 1556 में, जिसमें विनर कौन हुआ था? जिसमें विनर मुगल एम्पायर जिसमें विनर रहा था। What difficulties did हुमायूं फेस ऑन असेंडिंग द थ्रोन? हुमायूं ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की थी थ्रोन को असेंड करने के लिए? एक्सप्लेन अबाउट शेरशाह सूरीज कॉन्क्वेस्ट। शेरशाह सूरी की कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से रहे थे? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ जहांगीर एज अ रूलर। जहांगीर के रूल के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट देना है। व्हाई इज अकबर कॉल्ड द ग्रेट? अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। What reasons led to the downfall of औरंगजेब? औरंगजेब का डाउनफॉल किस वजह से हुआ था? Throw some light on Akbar's administrative policies. अकबर की क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी? Who was the last great Mughal emperor? Describe briefly about his region. सबसे जो बड़ा मुगल एम्पायर था, आखिरी सबसे बड़ा एम्पायर कौन था, उसके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट देना है। What policies did Akbar adopt to develop friendly relations with Rajput? राजपूत के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए अकबर ने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी? डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर। अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, उन्हें डिस्क्राइब करना है। This chapter is